नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज के एक बहुत बड़े विषय पर चर्चा करने के लिए। और चर्चा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें कि 5 बड़े देश स्थायी सदस्य के रूप में स्थित हैं, उसमें रूस भी एक देश है। अब बवाल और सवाल ये है कि क्या उन 5 देशों में से रूस को निकाला जा सकता है। आज का बहुत बड़ा सवाल, जिसको लेकर के आज का सेशन आप लोग पढ़ने वाले हैं कि रूस को यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद से निकालने की तैयारी हो रही है। और ऐसी स्थिति में क्या रूस से उसको दिया गया वीटो पावर, जिसके चलते हुए वो दुनिया को अपने खिलाफ कुछ भी एक्शन लेने से रोक सकता है, क्या वो उससे छीना जा सकता है। आइए बहुत इंपॉर्टेंट विषय की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जानना शुरू करिए कि क्या विषय है और क्यों ये चर्चा का कारण बना है। चलिए एक एक करके चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है साथियों कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जब रूस के द्वारा यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया जा रहा था या फिर अटैक किया जा रहा था, उस समय पर यूक्रेन के द्वारा रशिया के आक्रमण की जो सूचना है ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को दी गई थी। उस समय पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जो हैं वो सब लोगों से यही कह रहे थे कि यूनाइटेड नेशंस के पास ही हमें बचाए जाने की जिम्मेदारी है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके अंदर अमेरिका है, फ्रांस है, यूके है, चीन है और रशिया है, 5 बड़े राष्ट्र जो दुनिया की शांति स्थापित करने के लिए एक साथ आए हैं, उनमें से अगर इनके पास में हमें बचाए जाने की पावर है तो हम जाएं तो जाएं कहां। यूक्रेन के राष्ट्रपति के द्वारा जो बयान दुनिया में दिया गया वो ये है कि भाई सिक्योरिटी काउंसिल के पास हमें बचाने की जिम्मेदारी है। तो सिक्योरिटी काउंसिल में खुद रूस, यानी कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर कौन बचाए, ये विषय बहुत ज़्यादा डिस्कशन में आया। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं इस विषय से संबंधित कुछ खास बातों की। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में रूस के पास जो सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट है, उससे उसे हटाने के लिए इस समय ना केवल यूक्रेन बल्कि पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड लगा हुआ है। वो चाहता है कि रशिया के पास से उसकी वीटो पावर हटा दी जाए। निश्चित ही आप सबके दिमाग में एक बहुत बड़ा प्रश्न पहले ही बन चुका है और वो प्रश्न ये है कि इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है। और आप इसी आधार पर आज के सेशन को देख रहे होंगे। आप जरूर इस सेशन के अंदर कुछ जरूर जान पाएंगे, लेकिन एक एक करके सारी स्थितियों को विचार करते चलते हैं। जैसा कि वर्तमान में बोरिस जॉनसन का एक बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अब बदलाव का समय है और ऐसी स्थिति में रशिया को वहां से हटाए जाने का विचार करना चाहिए। हमने भी आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लगातार हो रहे यूक्रेन विषय पर चर्चाओं को समय समय पर डिस्कस किया है। तो चलिए और थोड़ा आगे बढ़ करके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्या है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो 1945 के अंदर दुनिया के 50 बड़े देशों ने आपस में मिलकर यह निश्चित किया कि भविष्य में अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी स्थितियों से बचा जाए, यानी कि आगे होगा तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, तो थर्ड वॉर जैसी स्थितियों से अगर बचना है तो चलिए हम मिलकर के एक चार्टर बनाते हैं, हम कुछ नियम लिखते हैं और नियम लिखकर ये डिसाइड करते हैं कि दुनिया को विश्व युद्ध जैसे संकट से कैसे बचाया जाए। और इसके लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो मतलब बैठक है, मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का चार्टर बनाया गया। आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 6 बड़े अंग हैं। उनमें से एक जनरल असेंबली है, नंबर दूसरा सेक्रेटरी जनरल, जहां पर इन चीज़ों को इंप्लीमेंट किया जाता है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके अलावा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। साथियों, इनमें से जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसके अंदर ये 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, जो कि कुल 15 सदस्यों से मिलकर बनी हुई संस्था है। इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो मतलब बनाने का आधार था वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी के साथ इसका निर्माण किया गया था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि इस संस्था को यह जिम्मेदारी दी गई है कि यदि दुनिया का कोई देश एक बार कहने पर ना माने तो ये देश आपस में मिलकर के एक पीस कीपिंग फोर्स का गठन करेंगे, जिसे आप शांति सेना के नाम से भी जानते हैं, और उस देश के ऊपर एक्शन ले सकेंगे। यानी कि बल का उपयोग करके दुनिया के अंदर ताकत के दम पर किए जा रहे जितने भी कार्य हैं उन्हें रोकने का प्रावधान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को दिया गया। या यूं समझिए कि तृतीय विश्व युद्ध से बचने के लिए एक ऐसा शक्ति संतुलन करने का
कार्य किया गया कि यदि ये सब लोग आपस में मिलकर के निर्णय लेंगे तो कार्य हो सकेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता हर महीने अल्फाबेटिकल ऑर्डर से होती है। एक बड़े ही अचरज की बात है साथियों। अचरज इस बात का है कि जिस समय पर यह कार्यक्रम चल रहा था, यानी यूनाइटेड नेशन के अंदर जब यूक्रेन के द्वारा कहा जा रहा था कि हमारे ऊपर हमला हो रहा है, उस समय पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो अध्यक्षता है वो स्वयं रशिया कर रहा था। बहुत ही बड़ा ये मतलब एक स्थिति है जिसे आपको समझना होगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, उन नॉन परमानेंट मेंबर्स में भारत का नाम भी है मेरे प्यारे साथियों। इन नॉन परमानेंट मेंबर्स का कार्यकाल 2 साल का होता है, जबकि परमानेंट मेंबर का कार्यकाल हमेशा के लिए होता है। परमानेंट मेंबर के पास जो सबसे शानदार चीज होती है वो ये है कि यदि ये चाहे तो दुनिया के किसी भी रेजोल्यूशन के ऊपर वीटो कर सकता है। वीटो का अर्थ हुआ कि यदि उसके अनुसार यह चीज नहीं है तो वो उस प्रस्ताव को पारित होने से रोक सकता है। कुछ 10+5 सदस्यों के अंदर भारत भी एक अस्थायी सदस्य के रूप में है। ये भारत जो है ये 31 दिसंबर तक अस्थायी सदस्य बना रहेगा। आइए कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिससे कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर रशिया की भूमिका पर प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मैंने हाल ही में बताया कि 1945 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने पर 50 देशों के प्रतिनिधियों ने यूनाइटेड नेशन चार्टर की स्थापना करने के लिए एक संस्था का गठन किया था। साथियों, ये सारी चीजें पीस कीपिंग फोर्सेस के माध्यम से तीसरे विश्व युद्ध से रोकने के लिए की गई थी। गजब बात यह है साथियों कि जब यूक्रेन पर रूस का हमला हो रहा था उस समय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता भी रूस ही कर रहा था। मतलब यह समझिए कि यूक्रेन जिनके सामने मतलब एक तरह से सहायता मांग रहा है, उस समय रूस बैठ करके उस पूरे घटनाक्रम की अध्यक्षता कर रहा है। पिछले हफ्ते 2 फरवरी को यूक्रेन पर रूस ने जब हमला किया उस समय रूसी एनबॉय वैसिली नेबेंजियास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। ये जानकारी आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेबेंजियास ने इस दौरान यूक्रेन पर हमले को सही ठहराने के लिए क्रेमलिन से आए मैसेज को मोबाइल से ही सीधा पढ़ना शुरू कर दिया। क्रेमलिन बोले तो रशिया के माध्यम से आए हुए मैसेज को मोबाइल से ही सीधा पढ़ना शुरू कर दिया और कहा कि हमने केवल एक मिलिट्री ऑपरेशन किया है, हमने कोई हमला नहीं किया है। यह इंपॉर्टेंट है साथियों। रूस के सदस्यों के द्वारा रूस की जब निंदा की जा रही थी उस समय यूनाइटेड नेशन चार्टर का उल्लंघन हो रहा था। उस समय कहा केवल इतना ही जा रहा था कि हम केवल एक मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं। अब सवाल बनता है कि सर एक बात बताइए, क्या ये पॉसिबल है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर से ये रशिया को हटाया जा सके? किस आधार पर ये सारी बातें की जा रही हैं? तो चलिए मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। साथियों, जब आप इन 5 देशों की चर्चा सुनते हैं, जब आप सुनते हैं कि रशिया जो है उसके द्वारा यूनाइटेड नेशंस के अंदर परमानेंट मेंबर्स में सीट प्राप्त की हुई है, तो आपको एक अतिरिक्त जानकारी मैं यहां देना चाहूंगा कि जब यूनाइटेड नेशंस का गठन हो रहा था, जिन 50 देशों ने मिलकर के यूनाइटेड नेशन का गठन 1945 में किया था 24 अक्टूबर के दिन, उस समय पर रशिया नाम का कोई देश था ही नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको यह बात जान लेना कि जिस समय यूएसएसआर हुआ करता था उस समय रशिया नहीं हुआ करता था। यानी 1945 में यूनाइटेड नेशंस की स्थापना के समय रशिया नाम का कोई भी देश नहीं था। तो किस आधार पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर में रशिया अपनी मतलब सदस्यता को लिए घूम रहा है? यह प्रश्न उठाया जा रहा है। किसके द्वारा यह प्रश्न उठाया जा रहा है साथियों? वर्तमान में यूक्रेन के राजदूत सर्गेई क्रिस्टिलिया के द्वारा। अब आपके मन में एक प्रश्न बनेगा, सर एक बात बताइए, यूक्रेन के राजदूत की बात इतना मायने क्यों रखती है? आइए मैं बताने का प्रयास करता हूं। जैसा आप सभी जानते हैं कि यूएसएसआर 1991 के अंदर 15 देशों के अंदर टूटा था। उन 15 देशों में से रशिया सबसे बड़ा और पावरफुल देश था, ये तो सच है। लेकिन जो 14 अन्य देश बने थे उनमें से एक देश यूक्रेन भी था। तो बड़ा सवाल यह बनता है कि जब यूक्रेन भी उनमें से एक था, यह बिल्कुल वैसे ही हुआ कि जब कोई मतलब किसी घर के अंदर घर का मुखिया नहीं रह जाता तो मुखिया ना होने के बाद में उनके परिवार के सदस्यों के बीच में उस विरासत को बांट दिया जाता है। तो यूएसएसआर के द्वारा जो जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो की ली गई थी,
वो किस आधार पर रशिया के पास छोड़ दी गई। आज प्रश्न इसी के ऊपर खड़ा हो रहा है। प्रश्न इस बात का है कि क्यों ना यूक्रेन को भी उठा करके यह मेंबरशिप दे दी जाए, क्यों ना यूक्रेन को भी स्थायी सदस्य के रूप में दर्जा दे दिया जाए। और अगर ऐसा नहीं है तो इन बाकी बचे हुए 14 देशों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसके आधार पर इन्हें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सदस्यता नहीं दी गई। कहने का सीधा सा अर्थ है कि 1991 को संयुक्त राष्ट्र के अंदर यूएन के लीगल काउंसिल यानी वकील ने लिखा था, उसमें रूस को सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल करने की अनुमति मांगी गई थी। वास्तविकता में इसका कोई भी विधिवत कार्य नहीं हुआ। कहने का अर्थ यह है कि इसका कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट उपस्थित नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए रशिया के नाम पर कभी मोहर लगी ही नहीं थी। वो हमेशा की तरह यूएसएसआर के लिए मोहर थी। आज भी यूनाइटेड नेशन के चार्टर में रशिया का नाम नहीं लिखा हुआ है, सोवियत संघ का नाम लिखा हुआ है। बड़ा प्रश्न है कि फिर किस आधार पर रशिया आज भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कार्य कर रहा है। क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आज तक कभी कोई परिवर्तन हुआ? तो इसके अंदर आप इस बात को जान लीजिए कि यहां पर परिवर्तन 2 बार हुए हैं सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरों में। सबसे पहला परिवर्तन 1971 में हुआ, जिस समय आरओसी यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना को हटा करके पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी पीआरसी, जो कि वर्तमान का चाइना है, इसे सदस्य बनाया गया था। आरओसी जो है ये ताइवान ने अपना नाम रख लिया था। ऐसी स्थिति में चाइना के द्वारा कह करके अपने नाम में जो पीआरसी था यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना था, इस नाम को एज ए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर के रूप में मांगा गया था। वहीं दूसरी ओर बात की जाए 1991 में, तो सोवियत संघ के बिगड़ने के बाद में जब सोवियत संघ की घोषणा हो गई थी कि ये खत्म हो गया है, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये अधिकांश देशों ने साइन करके सहमति व्यक्त कर दी थी कि रूस को सोवियत संघ की जगह स्थायी सदस्य बनाया जाए। वास्तविकता में चार्टर में इसका परिवर्तन आज तक नहीं हुआ है। अब आप पूछना चाहेंगे 5 देश तो समझ में आ गए सर, लेकिन एक बात बताइए कि क्या यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो 193 देश हैं उनमें से किसी देश को हटाया जा सकता है क्या? आंसर है जी हां, हटाया जा सकता है। यह हटाने का काम कौन करता है? तो जनरल असेंबली के द्वारा इनमें से सदस्यों को हटाने का प्रावधान है। यानी कि जहां पर सभी देश अपने अपने सदस्य भेजते हैं, उनके द्वारा इसे हटाने का, सदस्य हटाने का कार्यक्रम किया जा सकता है। ध्यान रहिए, यहां पर 5 मेंबर परमानेंट हैं, बाकी दुनिया के सारी देश जो बच गए वो नॉन परमानेंट, मतलब वो केवल यूनाइटेड नेशन मेंबर हैं। उनमें से जो 10 सदस्य हैं ये आप नॉन परमानेंट मेंबर के नाम से जानते हैं। सारी की सारी जो यूनाइटेड नेशन की पावर है वो समझिए कि इन 5 लोगों के पास है, और इन 5 में से हटाने के लिए किसी भी सदस्य को कोई भी रिटर्न तरीका अवेलेबल नहीं है। तो फिर आप सवाल पूछेंगे कि जब कोई तरीका ही नहीं है तो फिर सवाल किस बात का उठ रहा है? यह तरीका, जब तरीका ही नहीं है तो किस आधार पर यह डिसाइड करने की बात चल रही है कि यूनाइटेड नेशन में से, यानी यूनाइटेड नेशन के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में से रूस को निकाल दिया जाए? इसके लिए साथियों जो बात चल रही है वो ये है कि जब यूएसएसआर टूटा था तो यूएसएसआर जाते समय अपना विधिवत रूप से किसी को उत्तराधिकारी घोषित करके नहीं गया। तो क्यों ना इस उत्तराधिकारी वाले विवाद को लेकर के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चला जाए, आईसीजे द हेग के पास चला जाए और वहां चल के कहा जाए कि बताइए यूएन चार्टर के अंदर तो यूएन मतलब यूएसएसआर लिखा हुआ है, वहां पर रूस को सदस्य मिला ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्यों ना रूस को अवैध घोषित कर दिया जाए। याद रहना चाहिए द हेग के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे के पास अगर जाते हैं तो उस स्थिति में निश्चित ही यूनाइटेड नेशंस के जो अन्य सदस्य हैं, बाकी बचे हुए 4 सदस्य हैं, वो इस बात को वहां पर प्रमुखता से उठा सकते हैं और कह सकते हैं कि आप फैसला सुनाएं और इस फैसले के आधार पर, चार्टर के आधार पर इसे बाहर निकाल दिया जाए। इसके अलावा साथियों एक और आधार बनाया जा रहा है और वो ये है कि इसको निकालने के लिए क्यों ना एक प्रस्ताव पारित किया जाए। हालांकि इस तरह की प्रक्रिया कहीं लिखी हुई नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि एक बार ऐसा प्रस्ताव लाया जाए। हालांकि इस प्रस्ताव को खुद रूस के द्वारा वीटो कर दिया जाएगा, लेकिन एक बार प्रस्ताव वीटो होने के बाद अगर दोबारा लाया जाए और उसे 2/3 सदस्यों के समर्थन के माध्यम से सुरक्षा परिषद से पास करा लिया जाए तो भी रशिया को बाहर निकाला जा सकता है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, इस बात का कहीं भी कोई रिटर्न में उल्लेख नहीं है। ठीक इसी प्रकार से एक तरीका और बन रहा है जो यूक्रेन के कहने का है। यूक्रेन का तर्क है
कि रूस की सदस्यता के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए। कारण यह है कि यह वैसे तो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है नहीं, और दूसरा इसने यूनाइटेड नेशन के चार्टर का उल्लंघन किया है। कौन से चार्टर का उल्लंघन? जिसके अकॉर्डिंग यह कहा जाता है कि यह संस्था जो है यह केवल और केवल शांति स्थापित करने का कार्य करेगी। तो यह शांति प्रिय देश बचा कहां? इसने तो हम पर हमला कर दिया है। क्यों? क्योंकि यूक्रेनी राजदूत क्रिस्टिलिया का कहना है कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर में लिखा हुआ है कि केवल शांति प्रिय देश ही सदस्य बन सकते हैं। यहां तो यूनाइटेड नेशन के अंदर यह बात स्पष्ट होती है कि यह कहीं से भी शांति प्रिय होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आप चाहें तो यूनाइटेड नेशन का यह आर्टिकल नंबर 4 पढ़ सकते हैं, जिसमें लिख रहा है कि मेंबरशिप इन द यूनाइटेड नेशन इज ओपन टू ऑल पीस लविंग स्टेट which accept the obligation contained in the present charter in the judgment of organization are able and willing to carry out these obligations। तो ऐसी स्थिति में जब दुनिया का अधिकांश देश यह मानता है कि रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमला किया गया है, तो फिर क्यों ना इसे हटाने का प्रयास किया जाए। ऐसी स्थिति में अब एक विषय और विवाद का बनता है, और वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रासंगिकता का, क्योंकि निश्चित ही यह सवाल सभी के जहन में आता है और बनता भी है। और सवाल यह है कि जब रूस को हटाने की बात चल रही है और रूस स्वतः ही खुद को हटाने के खिलाफ वीटो करेगा, यह सही सी बात है। हालांकि यह बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल तो नहीं है कि यूनाइटेड नेशन से रूस को हटाया जा सके, लेकिन फिर भी जब कयासों का बाजार गर्म है तो एक बार के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रूस की भूमिका का भी अध्ययन कर लिया जाए कि क्या कभी रूस ने दुनिया के खिलाफ चल करके कोई निर्णय लिया। तो आइए साथियों, आपके सामने कुछ तथ्य रखे जा रहे हैं। तथ्यों में सबसे पहला तथ्य है 14 जनवरी 2007 का। मामला था साथियों कि म्यांमार में 1988 में मिलिट्री शासन चल रहा था। सेना देश में हिंसा के जरिए विद्रोहियों को दबाती जा रही थी। सैन्य शासन जनता के खिलाफ लगातार घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे हजारों लोगों की मौत हो रही थी। इस विषय पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव लाया गया, जिसमें कहा गया कि मिलिट्री रूल वाले म्यांमार से राजनीतिक दमन और मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारण उसे खत्म कर दिया जाए। रूस और चीन ने उस समय पर वीटो कर दिया। म्यांमार के मिलिट्री शासन ने खराब मानवाधिकार के रिकॉर्ड के साथ अपना शासन जारी रखा, और इस दौरान म्यांमार ने रूस और चीन से हथियारों का जमकर आयात किया। कहने का अर्थ यह है कि आज म्यांमार में आज भी स्थिति इस प्रकार से है कि लोकतंत्र वहां टिकता नहीं है, उसके स्थान पर सेना का वहां शासन चल रहा है। कहीं ना कहीं इसे आप शह से चली हुई सरकार कह सकते हैं कि रूस और चीन वीटो करके म्यांमार जैसे देशों का संरक्षण कर रही है। वहीं दूसरी ओर 2008 में जब रॉबर्ट राष्ट्रपति चुनाव का पहला दौर हार गए, तो उन्होंने विरोधी समर्थकों पर ऐसा कहर बरपाया कि सैकड़ों लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग घर छोड़कर भाग गए। इसके चलते हुए मुगाबे के खिलाफ खड़े मॉर्गन स्विंग्रोई दूसरे दौर में अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और मुगाबे फिर से राष्ट्रपति बन गए। जिम्बाब्वे के खिलाफ बैन लगाने का प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन इस दौरान रूस ने फिर से वीटो कर दिया और उसे दबा करके हथियार बेचे गए। रूस और चीन ने जिम्बाब्वे के साथ हथियारों की डील कर ली। एक प्रकार से यह समझिए कि इन लोगों ने अपने हितों की रखवाली के लिए और अपने हथियारों की बिक्री के लिए इनको हमेशा पाबंद करने से रोका है। 15 मार्च 2014 को जब रूस के समर्थक यूक्रेनी राष्ट्रपति विक्टर याकोविच एक नागरिक क्रांति के बाद 21 फरवरी को कीव से भाग गए। इसके बाद ब्लैक सी के उत्तरी तट पर यूक्रेन का हिस्सा रहे क्रीमिया पर वहां के रूसी मूल के लोगों ने रूसी विशेष बल की मदद से कब्जा कर लिया। तो ऐसी स्थिति में यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जे के विरोध में फिर से एक बार के लिए सेशन पारित किया गया। फिर से इसे रूस के द्वारा वीटो कर दिया गया। चाहे सीरियाई गृह युद्ध हो, बोस्निया में हुआ नरसंहार हो, या फिर अंतरराष्ट्रीय मामलों के अंदर MH17 को मार गिराए जाने की घटना हो, ऐसी स्थिति में हर बार रूस के द्वारा ऐसी जगह पर वीटो कर दिया गया। ऐसी स्थिति में एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, और वो प्रश्न ये है कि वीटो के आधार पर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के देश हैं, ये अपने हितों को साध रहे हैं। अब आप सवाल पूछेंगे, भारत का क्या मत होना चाहिए? साथियों, वास्तविकता यह है कि भारत के समर्थन में, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट का तो कभी कोई स्टैंड होता नहीं है, ये केवल व्यापारी है। भारत के हितों के संरक्षण के लिए भी रशिया ने कई बार वीटो का उपयोग किया है। यानी भारत के लिए अगर पूछा जाए कि रशिया क्या क्या स्टैंड रहा है, तो भारत के बहुत से मसलों पर जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या दुनिया भर के मंचों के ऊपर, इवन जब भारत को परमानेंट मेंबरशिप की बात आती है, जिसमें कि 5 सदस्य जब चाह लें तो शायद भारत को भी मेंबरशिप परमानेंट मिल जाए, उन विषयों पर भी रशिया ने भारत का समर्थन किया है। भारत
रूस के वीटो के खिलाफ नहीं है। यह बात यदि कभी वोटिंग भी होगी तो भारत रशिया के समर्थन में ही वोट करेगा, क्योंकि आज तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रशिया ने भारत के समर्थन में बहुत जगह पर अपने वीटो का उपयोग किया है। इसी प्रकार से अगर और खबरों की बात जो वर्तमान में चल रही है मैं करूं तो साथियों, वर्तमान में एक जबरदस्त चीज देखने को मिली और वो ये है कि रूस भी अब रिटेलिएटरी एक्शन कर रहा है। वर्तमान में रूस का एक रॉकेट जो कि अंतरिक्ष में अपने द्वारा सैटेलाइट लेके जा रहा था, रूस ने अपने रॉकेट में से अपने जो ध्वज लगे हुए अमेरिका, जापान और ब्रिटेन के जो फ्लैग लगे हुए थे, इन फ्लैग्स को हटाने का कार्य किया और इंडिया का फ्लैग अपने साथ लगातार बनाए रखा। कहने का अर्थ यह हुआ कि रूसी स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस के प्रमुख दिमित्री रोगेजिन ने सोशल मीडिया पर रूसी स्पेस रॉकेट का वीडियो शेयर करते हुए बताया कि बैंकनूर जो कि जगह स्थित है कजाकिस्तान में, वहां से जो हमारे रॉकेट लॉन्च होने हैं वहां पर हमने इंडिया का फ्लैग बचाकर रखा है, आप देख सकते हैं, और दुनिया के जो विरोधी देश हैं उनका फ्लैग उतारा जा रहा है। भारत के लिए निश्चित ही यह गर्व की बात है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रूस इस बारे में दुनिया को कहता हुआ पाया जा रहा है कि हम पूरी तरह से किसके साथ हैं, भारत के साथ हैं और भारत हमारे साथ है। यह विषय निश्चित ही हमें गौरवान्वित करने वाला होगा और इस विषय को हम अपने हिसाब से हमेशा के लिए अपने पक्ष में ही मानेंगे। ये थी साथियों तमाम जानकारियां। उम्मीद है आप सभी साथियों को ये जानकारियां पसंद आई होंगी। आज रात 8:30 पर आपके लिए मिलने वाला है रियल न्यूज एंड एनालिसिस, जिसमें देश और दुनिया की तमाम खबरों का विस्तार पूर्वक एनालिसिस किया जाता है। आप सभी लोग उसमें उपस्थित हो। क्लास का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर प्राप्त हो जाएगा। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी पर वर्तमान में यूपीएससी के सब्सक्रिप्शंस के साथ में 6 महीने का एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन चल रहा है। आप चाहें तो आइकॉनिक प्लान भी है, जिसमें कि आपके लिए पर्सनल मेंटरशिप की सुविधा मिलती है। 25% प्लस 10% एडुकेटर रेफरल बोनस के साथ में आपको 76,000 में इजी EMI के साथ में हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं, जो कि आप लोग आसानी से ग्रैब कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह सेशन पसंद आया हो।